आज हम भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार से जुड़ी एक बहुत ही चालाक और कह सकते हैं कि एक जहरीली प्रणाली के बारे में बात करने वाले हैं। चालाक या शायद जहरीली कहना ज्यादा सही होगा। हाँ, जहरीली, बिल्कुल सही कहा। एक ऐसी व्यवस्था जो दोस्ती और सुरक्षा का वादा करती थी, लेकिन असल में ये किसी रियासत में एक ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट करने जैसा था जिसके बाद बाहर से तो सब कुछ पहले जैसा दिखता था, राजा, महल, शान और शौकत, लेकिन अंदर का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम कंपनी का हो जाता था। बिल्कुल। आज हम लॉर्ड वेलेस्ली और उसकी मशहूर सहायक संधि प्रणाली यानी सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम की गहराइयों में उतरेंगे। और हमारे पास जो स्रोत हैं वे बताते हैं कि कैसे इस प्रणाली ने कागज पर दोस्ती का हाथ बढ़ाकर हकीकत में भारत के राजनीतिक नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। तो हमारा मकसद ये समझना है कि ये महज एक संधि थी या साम्राज्य बनाने का एक अचूक हथियार। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले उस शख्स की बात करते हैं जिसके दिमाग की ये उपज थी या जिसने इसे परफेक्ट किया, लॉर्ड वेलेस्ली। हाँ, स्रोत बताते हैं कि वो 1798 में भारत आया, सिर्फ 33 साल का, ऊर्जा से लबालब और कुछ बहुत बड़ा करने की जबरदस्त भूख लिए हुए। बिल्कुल। उसके बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि उसे इंग्लैंड की राजनीति में अपनी जगह नहीं मिल रही थी। वो छटपटा रहा था। अच्छा। हाँ, उसके एक दोस्त ने उसे लिखा था, तुम्हें एक बड़े मैदान की जरूरत है, तुम यहाँ घुटन से मरे जा रहे हो। और भारत ने उसे वही बड़ा मैदान दे दिया। बिल्कुल, जहाँ उसकी महत्वाकांक्षाओं को कोई लगाम नहीं थी। वो यहाँ सिर्फ व्यापार करने या शांति बनाए रखने नहीं आया था। मतलब उसके इरादे शुरू से ही एकदम साफ थे। वो किसी भी कीमत पर ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत की सबसे बड़ी मतलब सुप्रीम पावर बनाना चाहता था। हाँ, उसने अपने से पहले के गवर्नर जनरल सर जॉन शोर की शांति और किसी के मामले में दखल न देने की नीति को आते ही कह सकते हैं कूड़ेदान में फेंक दिया। फेंक दिया, ये बिल्कुल सही शब्द है। उसकी नीति थी युद्ध और ज्यादा युद्ध। अरे वाह। वो खुद को बंगाल का बाघ कहता था, जो हमेशा शिकार की ताक में रहता था। भारतीय शासकों को लेकर उसका रवैया बहुत ही क्या कहते हैं घमंड से भरा था। वो मानता था कि मराठा क्षेत्रों पर कब्जा करना भारतीय लोगों के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। उसे ये बात समझ ही नहीं आती थी कि मराठा अपनी आजादी क्यों चाहते हैं। रुकिए, ये तो कमाल का दोहरा मापदंड है। स्रोत बताते हैं कि वो अपनी नीति को न्याय संगत और उदार कहता था, लेकिन मराठों की राजनीति को कपटी, साजिशों से भरा और दोगला बताता था। हाँ, क्या ये सिर्फ उसका नजरिया था या उस वक्त का एक सोचा समझा प्रोपेगेंडा ताकि अपने हर कदम को सही ठहराया जा सके? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ नजरिया नहीं था, ये एक राजनीतिक हथियार था। अच्छा, हैं तो उस पर हमला करना आसान हो जाता है। सही बात है। ये अपनी आक्रामकता को एक नैतिक जामा पहनाने का तरीका था, जो उस दौर के साम्राज्यवादी अक्सर इस्तेमाल करते थे। समझ गई। तो अब आते हैं उसके सबसे बड़े हथियार पर, सहायक संधि प्रणाली। लेकिन ये कोई ऐसी चीज तो थी नहीं जो वेलेस्ली ने एक रात में बना दी हो। इसका कुछ इतिहास तो रहा होगा। हाँ, ये उसका आविष्कार नहीं था। उसने इसे एक घातक कला में बदल दिया। अच्छा। इतिहासकार अल्फ्रेड लायल इसके विकास के 4 चरण बताते हैं। शुरुआत बहुत मासूम सी थी। मासूम कैसे? पहले चरण में कंपनी बस अपने कुछ सैनिक किसी दोस्त भारतीय राजा को किराए पर देती थी, उसकी लड़ाई में मदद के लिए, जैसे 1768 में निजाम के साथ हुआ। तो ये तो सीधी सादी बात हुई, जैसे आज की दुनिया में कोई देश किसी को हथियार भेजता है या सैनिक ट्रेनिंग देता है। इसमें वो जाल वाली बात कहाँ से आई? ये खतरनाक कैसे बना? खतरनाक बना दूसरा और तीसरा चरण। दूसरे चरण में कंपनी खुद मैदान में उतरती थी, सहयोगी के साथ मिलकर। लेकिन असली खेल शुरू हुआ तीसरे चरण में। अब कंपनी ने कहा, आप हमें सैनिक मत दो, आप हमें पैसा दो। पैसा दो। हाँ, इस पैसे से कंपनी अंग्रेज अफसरों के तहत एक सेना तैयार करती थी और सहयोगी की रक्षा के लिए तैनात कर देती थी। 1798 में हैदराबाद के साथ यही हुआ। अच्छा, तो अब पैसे का खेल शुरू हो गया। लेकिन पैसा तो कभी ज्यादा हो सकता है, कभी कम। किसी साल फसल अच्छी नहीं हुई या कोई और मुसीबत आ गई तो राजा पैसा कहाँ से देगा? बिल्कुल, और कंपनी को इस मुश्किल का अंदाजा था। तो फिर? और यही वेलेस्ली की चालाकी सामने आती है, जो हमें चौथे और अंतिम चरण पर ले जाती है। वेलेस्ली ने देखा कि भारतीय रियासतें अक्सर ये भारी भरकम सब्सिडी चुकाने में नाकाम रहती हैं। हाँ, ये तो होना ही था। तो उसने कहा, पैसे की चिंता छोड़ो, आप हमें अपनी जमीन का एक टुकड़ा दे दो। जमीन? हाँ, जमीन। उस जमीन से जो आमदनी होगी उससे हम सेना का खर्चा ला लेंगे। ये सुनने में आसान लगता था,
लेकिन असल में ये रियासत की गर्दन पर कंपनी का हाथ रखने जैसा था। मतलब पहले किराएदार बने, फिर चौकीदार और आखिर में मकान मालिक। बिल्कुल, जैसे 1800 में निजाम के साथ यही किया गया। पैसे के बदले जमीन लेना वेलेस्ली का मास्टर स्ट्रोक था। वाह! तो अगर मैं एक राजा हूँ और ये संधि साइन कर रही हूँ, तो मुझे कागज पे क्या-क्या शर्तें माननी पड़ेंगी? क्या लिखा होता था इस कॉन्ट्रैक्ट में? चलिए, आप राजा हैं और मैं कंपनी का नुमाइंदा। ठीक है। मैं आपके सामने जो संधि रखूंगा, उसकी पहली और सबसे बड़ी शर्त होगी, आज से आपकी विदेश नीति हमारी। आप न तो किसी से युद्ध करेंगे, न किसी से दोस्ती, न ही किसी पड़ोसी राजा से सीधे बात करेंगे। 1 मिनट। सारे मामले हम देखेंगे। मतलब आप मुझे मेरे पड़ोसियों से ही काट रहे हैं, मुझे पूरी तरह से अलग-थलग कर रहे हैं? ये तो बहुत खतरनाक है। इसके बाद? इसके बाद हमारी एक सेना, जिसे सहायक सेना कहेंगे, आपकी राजधानी के पास तैनात रहेगी, आपकी सुरक्षा के लिए। सुरक्षा? इस सेना का पूरा खर्चा आप उठाएंगे, लेकिन नकद में नहीं, बल्कि अपने राज्य का एक बड़ा और उपजाऊ इलाका हमें देकर। तो एक विदेशी सेना मेरे ही घर में रहेगी, जिसका खर्चा भी मैं दूंगी, और वो भी अपनी जमीन देकर। ये सुरक्षा है या कब्जा? और क्या? और आपकी राजधानी में हमारा एक अधिकारी रहेगा, ब्रिटिश रेजिडेंट। वो बस हमारा प्रतिनिधि होगा, लेकिन असल में उसकी नजर आपके दरबार की हर हलचल पर होगी। यानी एक जासूस। कह सकते हैं। चौथी शर्त, आप हमारी इजाजत के बिना किसी भी दूसरे यूरोपीय, खासकर किसी फ्रांसीसी को अपनी नौकरी पर नहीं रखेंगे। हमें फ्रांसीसियों से सख्त परहेज है। ठीक है, आपने मुझसे मेरी आज़ादी ले ली, मेरी ज़मीन ले ली, मेरे दरबार में अपना जासूस बिठा दिया। बदले में आप मुझे क्या दे रहे हैं? हम आपको 2 बड़े वादे कर रहे हैं। पहला, हम आपके अंदरूनी मामला में कोई दखल नहीं देंगे। आप अपने राज्य के मालिक बने रहेंगे। ये तो मजाक है। और दूसरा सबसे बड़ा वादा ना, हम आपको हर बाहरी दुश्मन से बचाएंगे, चाहे वो मराठे हों, मैसूर का सुल्तान हो या कोई और। आपको पूरी सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। और यही सुरक्षा का लालच वो कांटा था जिसमें कई बड़ी-बड़ी मछलियां फंसी। बिल्कुल। तो ये पूरा जाल बिछ गया। कंपनी के नजरिए से देखें तो ये एक सोने की खान रही होगी। उनके लिए सबसे बड़े फायदे क्या थे? फायदे इतने बड़े थे कि आप कल्पना नहीं कर सकती। सबसे पहला और सबसे चालाकी भरा फायदा था ट्रोजन हॉर्स वाला। ट्रोजन हॉर्स? हाँ, कंपनी अब हर उस रियासत के अंदर मौजूद थी जिसने संधि स्वीकार की थी। रेजिडेंट के रूप में उनकी आंखें और कान हर दरबार में थे। अब भारतीय राजाओं के लिए अंग्रेजों के खिलाफ कोई गठबंधन बनाना या साजिश रचना नामुमकिन हो गया था। वाह, मतलब अपने दुश्मन के घर में ही अपनी चौकी बना लो, और खर्चा भी उसी का। बिल्कुल। और सेना का क्या? मैंने सुना है कि सेना का फायदा तो और भी बड़ा था। यकीनन, ये दूसरा सबसे बड़ा फायदा था, मुफ्त की सेना। कंपनी ने भारतीय राजाओं के खर्चे पर एक बहुत बड़ी, आधुनिक और हमेशा तैयार रहने वाली सेना खड़ी कर ली। और पैसा अपनी जेब से नहीं गया? एक पैसा भी नहीं। वेलेस्ली ने खुद अपनी सरकार को लिखा था कि इस प्रणाली से हैदराबाद और पूना जैसी जगहों पर 22,000 बेहतरीन सैनिक विदेशी राज्यों की सीमाओं पर तैनात हैं, जिनका पूरा खर्च विदेशी सब्सिडी से चलता है। और ये सेना सिर्फ उस राज्य की रक्षा के लिए तो होती नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। ये सेना किसी भी दूसरे राज्य के खिलाफ तुरंत इस्तेमाल की जा सकती थी। तीसरा फायदा था रणनीतिक नियंत्रण। कंपनी को पूरे भारत में जरूरी ठिकानों पर अपनी सेना तैनात करने का मौका मिल गया, वो भी बिना किसी दूसरे यूरोपीय देश जैसे फ्रांस को नाराज किए, क्योंकि दुनिया की नजरों में तो वो जमीन अभी भी भारतीय राजा की ही थी। और लड़ाई झगड़ा भी अपनी जमीन से दूर रखो, ये भी तो एक बड़ी चालाकी थी, है ना? हाँ, ये चौथा फायदा था। जब भी युद्ध होता तो वो कंपनी के इलाकों जैसे बंगाल या मद्रास में नहीं, बल्कि सहयोगी रियासत की जमीन पर लड़ा जाता था। मतलब सारी तबाही, सारा नुकसान सहयोगी राज्य झेलता था। हाँ, और कंपनी के अपने संसाधन सुरक्षित रहते थे। और पांचवा फायदा, फ्रांसीसी खतरे का अंत। नेपोलियन उस वक्त यूरोप में तहलका मचा रहा था और अंग्रेजों को डर था कि वो भारत में दखल दे सकता है। इस संधि ने ये रास्ता ही बंद कर दिया। हमारे स्रोतों में एक ब्रिटिश लेखक का जिक्र है जिसने मजाक में इसकी तुलना इस तरह की थी कि ये सहयोगियों को मोटा करने की एक प्रणाली थी, जैसे हम बैलों को मोटा करते हैं जब तक कि वे खाए जाने के लायक न हो जाएं। ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये तुलना कड़वी है, लेकिन काफी हद तक सटीक है। कंपनी रियासत को बाहरी हमलों से सुरक्षित रखकर उसे अंदर से खोखला करती रहती थी, जब तक उसे पूरी तरह निगलने का सही वक्त न आ जाए। तब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। इन भारतीय रियासतों का क्या हुआ? जाहिर है उनके लिए ये तबाही लेकर आई होगी। तबाही से भी बदतर। इस प्रणाली ने भारतीय राजकुमारों का चरित्र ही खत्म कर दिया।
और उनकी प्रजा के लिए विनाशकारी साबित हुई। कैसे? सबसे पहला असर तो आज़ादी का खत्म होना था। सर थॉमस मुनरो, जो खुद एक बड़े ब्रिटिश प्रशासक थे, ने बड़ी ईमानदारी से लिखा था, एक राज्य ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र और वो सब कुछ जो एक कौम को सम्मानजनक बनाता है का बलिदान देकर सुरक्षा खरीदी। और वो जो वादा था कि हम आपके अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देंगे, उसका क्या हुआ? मुझे यकीन है कि वो सिर्फ कागज पर ही रहा होगा। सिर्फ कागज पर। असल में ब्रिटिश रेजिडेंट धीरे धीरे राज्य का असली शासक बन जाता था। मतलब? वो तय करता था कि दीवान कौन बनेगा, सेनापति कौन होगा, राजा के बेटे को कितनी तालीम मिलेगी। वो रोजमर्रा के कामों में इतना दखल देता था कि राजा एक कठपुतली बनकर रह जाता था। तो मुनरो जैसे लोग भी ये देख रहे थे? हाँ बिल्कुल। मुनरो ने तो यहां तक लिखा, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि सहायक संधि प्रणाली हर उस सरकार को नष्ट कर देगी जिसकी वो रक्षा करने का दावा करती है। और इसका सबसे बुरा असर तो शायद शासक पर पड़ता होगा, जब उसे पता हो कि बाहरी हमले से भी अंग्रेज बचाएंगे, और अगर प्रजा विद्रोह कर दे तो उससे भी अंग्रेज ही बचाएंगे। तब तो वो अपनी प्रजा की परवाह करना ही छोड़ देगा। सही। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इसका सबसे घातक परिणाम था। इसने हर कमजोर, निकम्मे और अत्याचारी शासक को ताकत दी। अच्छा। पहले अगर कोई राजा जुल्म करता था तो या तो उसके दरबारियों से हटा देते थे, या प्रजा विद्रोह कर देती थी, हाँ। या कोई पड़ोसी राजा हमला करके उसे हरा देता था। हाँ। मुनरो ने इसे खराब सरकार का सामान्य इलाज कहा था। और इस संधि ने वो इलाज ही खत्म कर दिया। बिल्कुल। अब राजा को अपनी प्रजा का कोई डर नहीं था, क्योंकि उसकी कुर्सी की गारंटी ब्रिटिश सेना दे रही थी। और आर्थिक रूप से जमीन का एक बड़ा हिस्सा देने के बाद तो ये राज्य कंगाली हो गए होंगे। पूरी तरह से। जो सब्सिडी मांगी जाती थी वो अक्सर राज्य की कुल आमदनी का 1/3 या उससे भी ज्यादा होती थी। इतना ज्यादा? हाँ, और जब जमीन ली जाती थी तो उसका हिसाब किताब भी बेईमानी से होता था। जैसे निजाम का मामला देखिए, वेलेस्ली ने खुद कंपनी के डायरेक्टर्स को बड़ी शान से लिखा था कि 40 लाख रुपए की सब्सिडी के बदले निजाम से 62 लाख रुपए की सालाना आमदनी वाली जमीन ले ली गई थी। अरे बाप रे! इससे राज्यों की कमर टूट गई, किसान बर्बाद हो गए और पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। कार्ल मार्क्स ने इसका एक बहुत ही सटीक विश्लेषण किया है। उन्होंने लिखा, जैसे ही देसी राज्य कंपनी के अधीन या संरक्षित हुए, वे असल में वजूद में ही नहीं रहे। उनकी आज़ादी बनाए रखने की शर्तें ही उनके स्थायी पतन और कभी न सुधर पाने की गारंटी थी। ये बिल्कुल सही है। वो नाम के लिए आज़ाद थे पर असल में पूरी तरह से पंगु हो चुके थे। अपनी सेना नहीं रख सकते, अपने पड़ोसी से बात नहीं कर सकते, और उनकी आर्थिक हालत खस्ता थी। वो एक सुनहरे पिंजरे में कैद पंछी की तरह थे। तो कुल मिलाकर देखें तो सहायक संधि प्रणाली राजनीतिक इंजीनियरिंग का एक ऐसा शाहकार थी जो बाहर से एक साझेदारी और सुरक्षा का समझौता लगती थी, लेकिन इसका असली मकसद अधीनता और नियंत्रण था। हाँ। इसने भारत में शक्ति के सारे समीकरण बदल दिए और ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को सीमेंट से भी ज्यादा मजबूती से जमा दिया। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार इस पर छोड़ जाते हैं। इस प्रणाली ने रियासतों के अंदरूनी मामलों में दखल न देने का वादा किया, लेकिन फिर भी इसने शासकों को उनकी ही प्रजा के खिलाफ खड़ा कर दिया। इसने विद्रोह जैसी एक प्राकृतिक प्रक्रिया को रोक दिया, जो शायद एक बुरी सरकार को हटाने का एक मात्र जरिया थी। सही। तो सवाल ये उठता है, क्या कोई बाहरी शक्ति सच में किसी समाज को बिना उसके अंदरूनी ताने बाने को तोड़े सुरक्षा दे सकती है? और तब क्या होता है जब वो सुरक्षा ही किसी राज्य के भीतर के प्राकृतिक संतुलन को खत्म करके उसे अंदर से सड़ाने लगे?